ए वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सुप्रभात दोस्तों। तो नीडी क्लासेज के क्रैश कोर्स सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। और नीडी क्लासेज जो क्रैश कोर्स सीरीज लेके आया है वो एक नया इनिशिएटिव है नीडी क्लासेज का। और इस नए इनिशिएटिव में हम आपको 67th बीपीएससी के लिए एक 90 दिनों का प्लान, प्रॉपर प्लान स्ट्रैटेजी बनाकर दे रहे हैं। और उस प्लान में हम लोग हर एक टॉपिक को कवर करा रहे हैं। हर एक टॉपिक में अभी हमारा हिस्ट्री के टॉपिक से हमने स्टार्ट किया है। हिस्ट्री में अभी हमारा एंशियंट हिस्ट्री चल रहा है, लूसेंट का एंशियंट हिस्ट्री सीरीज। और इसमें आज हम लोग ईसाई धर्म से स्टार्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं और वह प्रमुख ग्रंथ उनका बाइबल है। ईसा मसीह का जन्म जेरूशलम के निकट बैतलेहम नामक स्थान पर हुआ था। तो ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? जेरूशलम के निकट बैतलेहम नामक स्थान पर हुआ था। देखिए यहाँ ये सारे जो है वो फैक्ट्स हैं, तो इस फैक्ट्स को हम लोग बहुत तेज़ी में देखते हुए चलेंगे। इसको बार बार आप लोग रिवाइज करेंगे और इसमें समझाने वाली बहुत बात नहीं है, ज़्यादा चीज़ फैक्चुअल है, इसलिए आपको बस फैक्ट्स देखते जाना होगा। तो आगे बढ़ते हैं। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। तो क्रिसमस कैसे मनाते हैं? ईसा मसीह का जो जन्म दिवस है उसको क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के माता का नाम मैरी और पिता का नाम जोसेफ था। कभी कभी प्रश्न पूछ देता है स्टेट पीसीएस में, पहले पूछता था, अब नहीं पूछेगा ये सब। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैथलेहम के निकट नाजरेथ अभी कहाँ है? इजराइल में है, वहाँ बिताए। अब इजराइल और जेरूशलेम बार बार जो है, जेरूशलेम एक ऐसा स्थान है जहाँ 3 धर्मों का स्थल माना जाता है। वो किसका? तो आप देखिए, जो ईसाई लोग हैं उनका भी ये माना जाता है, धर्मस्थल माना जाता है। और जो आपके यहूदी लोग हैं जो जेरूशलेम में हैं, ये जो इजराइल के लोग हैं वो भी अपना मानते हैं। साथ में मुस्लिम संप्रदाय जो अरब्स हैं वो भी अपना मानते हैं वहाँ। तो इसलिए आपका जो जेरूशलम है वो काफ़ी एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये अगर हम लोग देखा जाए धर्म के आधार पे 2-3 धर्मों के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे, एंड्रूस एवं पीटर। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया। तो ईसा मसीह को जो क्रॉस का हम लोग देखते हैं चिन्ह, तो उनको सूली पर चढ़ा दिया गया था। और उनको सूली पर किसने चढ़ाया? रोमन गवर्नर पोंटियस ने। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया। तो ईसा मसीह के जन्म को हम लोग जो है वो एक टाइमलाइन में पॉइंट मानते हैं। उनके जन्म के पहले को हम लोग बीसी बोलते हैं, बिफोर क्रिस्ट। और उनके जन्म के बाद को हम लोग एडी बोलते हैं, या अंग्रेजी में ये एडी बीसी बोलते हैं, और हिंदी में हम लोग ईस्वी बोलते हैं और ईसा पूर्व बोलते हैं। तो 33 ईस्वी में, मतलब समझिए कि 33 साल के होंगे जब ईसा मसीह, तो उनको सूली पर चढ़ा दिया गया। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्या है? क्रॉस है। ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं। देखिए ज़्यादातर आप धर्म देखें, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म आपने तो त्रिरत्न था, वैसे ही ईसाई त्रित्व में विश्वास करते थे। और क्या है वो? वे हैं ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र जिसको ईसा वो कहते हैं, और ईश्वर पवित्र आत्मा। 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे एवं हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए। कब से? 12वीं शताब्दी से। और वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। तो आप लोग बहुत देखते होंगे कि गोथिक शैली क्या है। गोथिक शैली बहुत भारत में भी प्रचलित है। जितने भी चर्चेज आप देखेंगे गोथिक शैली में बनाई जाती है। तो आखिर है क्या वो? तो ऊंचे एवं हल्के चर्चों के निर्माण को, पहले आरंभिक भवनों की तुलना में ऊंचे एवं हल्के चर्चों के निर्माण को गोथिक शैली कहा जाता है। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में एक क्या है? पेरिस का जो नोट्रे-डम चर्च है वह एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में से एक है। आगे एक धर्म है पारसी धर्म। यह पारसी धर्म पढ़ना है हमको। पारसी धर्म के पैगंबर जो है जरथ्रुष्ट थे, वो ईरानी थे। और इनके शिक्षाओं का संकलन जो है जेंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। प्रश्न पूछता है कि पारसियों का धार्मिक ग्रंथ का नाम पूछ देता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, जेंद अवेस्ता। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र क्या है? सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य। इसके अनुयायी एक ईश्वर अहुर को मानते हैं। तो इनके अनुयायी जो हैं वो किसको मानते हैं? अहुर को अपना ईश्वर मानते हैं। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। प्रश्न पूछता है कि अग्नि पूजक जो है वो किस धर्म के लोग होते हैं? तो पारसी धर्म के लोग जो हैं वो अग्नि पूजक होते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे मगध राज का उत्कर्ष। और मगध राज का उत्कर्ष वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका शुरू हो जाता है मगध राज के उत्कर्ष से। और यहाँ इसको हम लोग अब देखेंगे। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ था।
तो सबसे पहला जो संस्थापक माना जाता है प्राचीन वंश, उसमें बृहद्रथ को माना जाता है कि सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक थे, और इनकी राजधानी उस समय गिरिब्रज थी, जिसको राजगृह भी कही जाती है। जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। अब जो जरासंध है वो बृहद्रथ का पुत्र था। हर्यंश वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म ग्रंथों के अनुसार में बैठा था। अब देखिए, जो इतिहास के मुख्य स्रोत होते हैं, तो जहां से हमको इतिहास का पूरा स्रोत मिलना शुरू होता है वो हर्यक वंश के बिंबिसार से मिलता है। और ये गद्दी पर कब बैठे थे? 544 ईसा पूर्व में, 544 बीसी में। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। प्रश्न पूछता है कि बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था। देखिए, जितने भी राजा हैं वो किस धर्म के अनुयायी थे, उससे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया, तो एडमिनिस्ट्रेशन पे काफी ध्यान दिया था ये बिंबिसार ने। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया था। तो सब राजा थे वो क्या करते थे, उनका बस एक ही काम कार्य होता था कि वो अपने साम्राज्य को बढ़ाते थे, एक्सपेंशन करते रहते थे। तो इसलिए अंग राज्य जो था, महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे, तो हमारे यहाँ तो उन्होंने अंग को हराकर जो है, और अंग की राजधानी क्या थी? चंपा थी। और अंग आज का कौन सा क्षेत्र है? भागलपुर का, मुंगेर का जो क्षेत्र है वो अंग का क्षेत्र है। तो उन्होंने मगध के आसपास ही का ये क्षेत्र था, तो अंग राज्य को मिलाकर मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। अब देखिए, पहली जो राजधानी बृहद्रथ की कौन सी थी? गिरिब्रज थी, राजगृह। और बिंबिसार ने भी मगध की राजधानी राजगृह को बनाया। तो प्रश्न पूछता है कि मगध की पहली राजधानी, बहुत लोग पाटलिपुत्रा लगा देते हैं, लेकिन प्रश्न जब भी ऐसा पूछे तो उसकी पहली राजधानी राजगृह या गिरिब्रज थी। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। आगे देखते हैं हम लोग। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। किसको भेजा था? राजवैद्य जीवक को। अब प्रश्न पूछ देगा, राजवैद्य जीवक किसके राज्य में रहते थे? तो बिंबिसार के राज्य में। ऐसे ही आप लोग को प्रश्न निकालने का तरीका सीखना है। लोग कहते हैं कि लूसेंट से पढ़ना क्या है, क्या पूछेगा, कैसे पढ़ना है, एग्जाम में क्या आएगा, तो ऐसा ही समझना है कि अब जीवक, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा, बिंबिसार के राज्य में जीवक थे। क्यों? क्योंकि बुद्ध की सेवा में उन्होंने राजवैद्य जीवक को भेजा था। अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रस्त थे, तो अब पूछ देगा अवंती के राजा कौन थे? प्रद्योत थे। और प्रद्योत उस समय पांडु रोग से जब ग्रस्त थे, उस समय भी बिंबिसार ने जीवक उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो साम्राज्य का विस्तार करने का एक तरीका यह भी होता था जिसको मैट्रिमोनियल अलायंस बोलते हैं, या वैवाहिक संबंध से भी अपने राज्य का विस्तार करना। इसने कोसल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से, अब कोसल के कौन नरेश हैं? तो प्रसेनजीत हैं, और उनकी बहन कौन है? तो महाकोसला, इन्होंने विवाह किया था। फिर वैशाली के नरेश जो हैं चेटक, उनकी पुत्री चेलन्ना से भी विवाह किया था। तथा मध्य देश जो कि आधुनिक पंजाब का क्षेत्र है, वहाँ की राजकुमारी क्षेमा से भी शादी की। तो इन्होंने 3 शादियाँ की, और एक शादी महाकोसला से, चेलन्ना से, तथा तीसरी शादी क्षेमा से की। और तीनों अलग अलग नरेश की एक बहन थी और 2 पुत्री थी। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी, और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। 544 ईसा पूर्व में कौन बैठ रहा है? बिंबिसार। और 493 में कौन बैठ रहा है? उनके पुत्र अजातशत्रु, अपने पिता की हत्या करके। इसका उपनाम कुणिक था। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। तो बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का, और बिंबिसार जैन धर्म का। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। तो 52 वर्षों तक शासन किसने किया था? बिंबिसार ने। और 32 वर्षों तक शासन किया अजातशत्रु ने। अजातशत्रु के सुयोग मंत्री का नाम वर्षकार या वरस्कार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। अब अजातशत्रु जो था वह दूसरे प्रकार का था। उसने अपने साम्राज्य का विस्तार तो किया, परंतु उसने ज्यादातर युद्ध को महत्व दिया। युद्ध वो करना बखूब जानता था, वह ज्यादा युद्ध पे भरोसा रखता था, और इसलिए उसने वैशाली पर विजय प्राप्त की। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदायीन मगध की गद्दी पर बैठा। अब देखिए, जैसे अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी, वैसे ही उदायीन ने भी अजातशत्रु की हत्या कर दी, और जो वो फिर 461 में अपनी वो गद्दी पे बैठ गया। 493 में कौन बैठा है? अजातशत्रु। 544 में बिंबिसार, 493 में अजातशत्रु, 461 में उदायीन। उदायीन ने पाटलिग्राम की स्थापना की। वह जैन धर्म का अनुयायी था। तो देखिए, बिंबिसार की बौद्ध धर्म और उसके बाद के दोनों जो हैं वो जैन धर्म के अनुयायी हैं। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदायीन का पुत्र नागदशक था। प्रश्न आ जाएगा कि हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन सा था? तो नागदशक था। नागदशक को उसके अमात्य सुसुनाग ने
412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो शिशुनाग वंश की स्थापना कब हुई? 412 ईस्वी में। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक जो था, अब देखिए शिशुनाग जो आ गया है वो नागदशक को उसके अमात्य मतलब उसके अपने मंत्री शिशुनाग ने नागदशक की हत्या कर दी। नागदशक हर्यक वंश का था और इसलिए शिशुनाग जब आता है और पाटलिपुत्रा से अपनी राजधानी को हटाकर वैशाली में फिर स्थापित कर देता है। और शिशुनाग जो है वो हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी है वो काला अशोक वह पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले आता है। तो देखिए ध्यान देने वाली बात है, शिशुनाग क्या करता है? वो राजधानी वैशाली ले आता है, लेकिन उसके बाद जो काला अशोक आता है वो फिर से पाटलिपुत्र को राजधानी बना देता है। और जैसे राजधानी उदयीन जो है वो पाटलिपुत्र को राजधानी बनाता है, तो इस प्रकार से पाटलिपुत्र से हटाकर फिर बना देता है शिशुनाग वैशाली को, और वैशाली को फिर से पाटलिपुत्र कौन बना देता है? कालाशोक। तो देखिए इसको बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि यह प्रश्न पूछ देगा आपसे। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्मन था। अब कोई भी साम्राज्य हो उसका अंतिम राजा और पहला राजा आपको याद होना चाहिए, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापदम नंद एवं अंतिम शासक घनानंद था। ठीक है, यह सिकंदर का समकालीन था। पूछ देगा कि सिकंदर किसका अलेक्जेंडर बोलते हैं अंग्रेजी में। अलेक्जेंडर या सिकंदर का समकालीन कौन था? तो वो महापदम नंद था। और नंद वंश का नंद वंश का अंतिम शासक जो घनानंद था यह सिकंदर का समकालीन था। और घनानंद के बाद जब चंद्रगुप्त मौर्य आता है, देखिएगा आप लोग सेल्यूकस निकेटर के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारे जो ग्रीक के जो वे राजा हुए हैं, यवन राजा जो हुए हैं, उनके को देखेंगे आप लोग, उसमें से एक सिकंदर भी था। तो उसको देखेंगे कि जब चंद्रगुप्त मौर्य आता है उस समय आप देखेंगे उनको। तो इसका मतलब यह है कि अंतिम शासक जब घनानंद था, जब नंद वंश का अंतिम समय चल रहा था, तब ये यवन राजा जो थे खासकर सिकंदर, वह उस समय मतलब समकालीन था उसका। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे? सिकंदर को पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है कि इसने सिकंदर को भी पराजित किया, और यह माना जाता है कि घनानंद को हराकर यह मौर्य वंश की। इसके तो पूर्ण साक्ष्य हैं कि घनानंद मौर्य वंश की स्थापना जो होती है वो नंद वंश के पतन के बाद ही होती है। अब सिकंदर के बारे में एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। सिकंदर की शुरुआत होती है। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ और उसके पिता का नाम फिलिप था। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। 329 ईसा पूर्व में इसकी हत्या कर दी गई, मतलब 30 साल ही सिकंदर जीता है। माना जाता है कि जितने महान लोग रहते हैं उनकी आयु कम होती है। 30 साल में ही इसकी आयु रही और 329 ईसा पूर्व में उसकी हत्या कर दी गई। 359 में इसका जन्म हुआ टाइमलाइन पे अगर हम देखें, और 329 ईसा पूर्व में इसकी हत्या कर दी गई। ठीक है, अब ईसा पूर्व का आप लोग कंसेप्ट जानते ही हैं कि अंक जो भी छोटा लेटर हो वो बाद में आएगा। 359 जन्म पहले हो गया, 329 बाद में आएगा। क्यों? क्योंकि ये ईसा से पूर्व है। इसका कंसेप्ट मैंने बताया है पहले। सिकंदर अरस्तु को अंग्रेजी में एरिस्टोटल बोलते हैं, एरिस्टोटल का शिष्य था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में आरंभ किया। अपनी मृत्यु से 3 वर्ष पूर्व इसने भारत विजय का प्रारंभ किया। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा था। जो पोरस था उसके साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पीज के युद्ध या झेलम को वितस्ता के नाम से भी जाना जाता है। जो झेलम नदी है इसको वितस्ता के नाम से भी जाना जाता है और वितस्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया। अब सिकंदर की सेना पहुंच तो गई, लेकिन बीच में ब्यास नदी पड़ती थी, अंग्रेजी में BEAS लिखते हैं, तो उसको पार करने से इनकार कर दिया सिकंदर की सेना ने, क्योंकि काफ़ी युद्ध लड़ते लड़ते सिकंदर की सेना भी थक चुकी थी और उसने यहाँ आकर अपना हथियार डाल दिया कि अब नहीं हो पाएगा हमसे। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौट गया। तो पूछता है कि भारत से कैसे लौटा, तो स्थल मार्ग द्वारा। कभी कभी समय भी पूछ देता है 325। तो आपको याद रखना चाहिए सिकंदर से रिलेटेड टाइम अगर पूछे, 359 में जन्म, 329 में मृत्यु, 326 और 325। 325 में भारत से लौट गया है वो, और 326 में युद्ध करता है, मतलब 1 साल बाद, युद्ध करने के 1 साल बाद वो भारत से लौट जाता है। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। अब यहाँ देखिए 2 कंसेप्ट दे देता है, 33 वर्ष की अवस्था में 323 में देता है, और यहाँ दे रहा है कि अच्छा फिलिप की हत्या 329 में हुई है, इसके पिता की हत्या 29 में हुई है 30 वर्ष की आयु में।
फिलिप 359 और सिकंदर की मृत्यु भी 33 वर्ष की आयु में हो गई है। ठीक है, सिकंदर तो यहाँ 323 ईसा पूर्व में 329 मतलब 6 साल बाद बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में सिकंदर की मृत्यु हो गई। पहले मैंने कह दिया था सिकंदर की, माफ़ कीजिएगा, ये फिलिप थे। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई थी। ठीक है, और सिकंदर का जन्म 356 में हुआ। ठीक है, तो 356 में जन्म हुआ सिकंदर का, 359 में जन्म हुआ, 359 में मकदूनिया का शासक बना है आपका फिलिप। ठीक है, और 329 में मर गया है। और 356 में, देखिए क्लियर इसको समझते हैं इस तरीके से कि 359 में मकदूनिया का शासक कौन बनता है? इस सिकंदर के पिताजी फिलिप। और 329 में उनकी हत्या कर दी जाती है 30 साल में। और 356 में, ठीक है, ईसा पूर्व में, मतलब मकदूनिया के शासक जब उसके पिताजी बनते हैं उसके ठीक 3 साल बाद सिकंदर का जन्म होता है। और सिकंदर की मृत्यु है वो 323, मतलब आप घटाएंगे भी तो आपको 33 वर्ष की अवस्था में हो जाती है। पहले मैंने कह दिया था कि सिकंदर 30 साल में और कि हर महान शासक 30 साल में, तो 30 नहीं 33 साल में मृत्यु हुई सिकंदर की। और फिलिप उनके पिता की 30 साल में हत्या हो गई। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए एक्सट्रीमली सॉरी। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 33 वर्ष, तो इसमें याद क्या करना है? 359, 329 फिलिप उसके पिताजी, 356 और 323 सिकंदर। ठीक है, 3 साल बाद सिकंदर का जन्म होता है शासक बनने के बाद। 323 में 33 वर्ष की अवस्था में मर जाता है ये। 326 और 325 भी याद कीजिए। 325 में भारत से लौट जाता है, 326 में ये भारत विजय का अभियान प्रारंभ करता है। तो इस तरीके से अगर हम लोग टाइमलाइन में अगर 4-5 फैक्ट देख लें तो हो जाएगा ये, यह ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। तो सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में ही हो जाती है, 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। सिकंदर का जो जल सेनापति का नाम नेरियाकस था। सिकंदर का प्रिय घोड़ा बहुकेफला था। इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बहुकेफला नामक नगर बसाया। तो यहाँ जो है सिकंदर भी खत्म हो जाता है। इसके बाद हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। मौर्य साम्राज्य यहाँ से शुरू होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो जाता है। मौर्य वंश का जो संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य था और इसका जन्म 345, देखिए याद करने का तरीका 3, 4, 5 इजी है, ईसा पूर्व में हुआ। तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, इसका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ। फिर सिकंदर के बारे में देखते हैं। फिलिप 359, 329 जन्म मृत्यु। सिकंदर 356, 323 33 साल, 30 साल, पिताजी 30 साल, बेटा 33 साल। 325, 326, 326 भारत स्टार्ट के लिए स्टार्ट, 325 लौट जा रहा है 1 साल। तो आपको ये समझ में ऐसे फैक्ट। फिर चंद्रगुप्त मौर्य 345, 3, 4, 5 ईसा पूर्व में। तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है। प्रश्न पूछ देता है कि सेंड्रोकोटस किसने कहा है? तो जस्टिन ने कहा है, और जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। तो विलियम जोन्स क्या थे? एक इतिहासकार हैं और इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य से उनकी पहचान बता दी। सर विलियम जोन्स, उनका नाम सुना होगा आपने। तो इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य, सेंड्रोकोटस को चंद्रगुप्त मौर्य ही बताया है। विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस, अब प्रश्न पूछता है मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो विशाख दत्त की। तो उस मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विरिसल आशय निम्न कुल में उत्पन्न, विरिसल शब्द का प्रयोग किया गया है किसमें? मुद्रा राक्षस में। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाख दत्त की। तो मतलब ये है कि विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल का बताया गया है, क्योंकि विरिसल का मतलब क्या है? निम्न कुल का व्यक्ति। तो निम्न कुल का चंद्रगुप्त मौर्य को बताया गया। अनेक इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त मौर्य को, किसी ने क्षत्रिय बताया, किसी ने निम्न कुल का बताया। तो मुद्रा राक्षस में विशाख दत्त ने वृषल बताया चंद्रगुप्त मौर्य को, निम्न कुल का व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया। घनानंद को हराने में चाणक्य, जिनको चाणक्य का अलग अलग नाम है, कौटिल्य विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, तो इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री भी बना। तो ये कौटिल्य विष्णुगुप्त है, ये बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बन जाते हैं। और इनकी द्वारा लिखित पुस्तक क्या है? अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है। पूछता है कि अर्थशास्त्र जो है इसका संबंध किससे है? तो इनका संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। अब चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं ये मगध की राजगद्दी पे 345 में तो इनका जन्म होता है और 322 ईसा पूर्व में
ये राजगद्दी पे बैठ जाते हैं और ये जैन धर्म का अनुयायी था चंद्रगुप्त। आप ज़्यादातर देखेंगे कि मौर्य वंश में ज़्यादातर लोग जैन धर्म के अनुयायी हैं। अभी तक केवल बिंबिसार ही एक ऐसा दिखा आपको जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बाकी सब जैन धर्म के अनुयायी हैं। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में नामक स्थान पर बिताया। तो आप लोग देखे थे कि भद्रबाहु और जो आपका श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया था, तो कुछ लोग जो है वो कर्नाटक और दक्षिण भारत चले गए थे, तो वहाँ इस कारण से यहाँ चंद्रगुप्त भी उनके साथ चले गए थे और वहाँ श्रवणबेलगोला में नामक स्थान पर अपना अंतिम समय इन्होंने चंद्रगुप्त ने बिताया। चीज़ों को लिंक कर रहा हूं मैं ताकि आपको याद रहे चीज। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। अब सेल्यूकस निकेटर कौन है? तो कौन है? राजदूत है। किसका? सिकंदर का। तो 305 ईसा पूर्व में वो चंद्रगुप्त से हार जाता है। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी। देखिए फिर मैट्रिमोनियल अलायंस आपको दिखेगा, मतलब एक दूसरे से संधि किस प्रकार, शादी विवाह के बंधनों में बंध कर। कार्नेलिया की शादी, अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ सेल्यूकस निकेटर करता है और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को दिए। युद्ध में तो हारता है, तो इसलिए अब युद्ध के शर्त होते हैं, तो उस शर्त में उसको 4 स्थान काबुल, कांधार, हेरात एवं मकरान, जो कि पूरा भारत जो है आपका, तो भारत का जो पश्चिम भारत है, अफगान से सटा क्षेत्र है, आप देखेंगे अगर मैप खोल के, तो भारत का पश्चिम से सटा क्षेत्र काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान के क्षेत्र चंद्रगुप्त को दे दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। अभी मैंने बताया कि भद्रबाहु के साथ ही कर्नाटक के क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य भी चले गए और इसीलिए जीवन के अपने अंतिम कुछ दिन वो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बिताए थे। तो इसलिए जैन धर्म की शिक्षा किससे ली? भद्रबाहु से ली। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अब पूछ देगा राजदूत किसका था? मेगस्थनीज। तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगस्थनीज था। बहुत इंपॉर्टेंट है मेगस्थनीज, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। कारण क्या है इंपॉर्टेंस का, आगे देख लेंगे आप। मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या है? इंडिका है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है स्टेट पीसीएस में। मेगस्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने के पालकी में ले जाया जाता था। इनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। काफ़ी तारीफ में लिखता है इंडिका में, काफ़ी धन वैभव से युक्त बताता है मगध को। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। अंगरक्षक जो है महिलाएं हैं, उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। पाटलिपुत्र के बारे में क्या क्या बताता है देखिए। पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है। अब इसमें 570 बुर्ज हैं और 64 द्वार हैं। सोचिए कितना बताता है, कितना वैभवशील बताता है मगध को। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। इंपॉर्टेंट, लकड़ी। आज भी आपको कुम्हरार में लकड़ी के जो है वो कुछ अवशेष मिले हैं कि कच्ची ईंट और लकड़ी से अवशेष मिले हैं। राजा का महल भी काठ का बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेड़ों से घिरा है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है। प्लूटार्क, अब पूछ देगा कि कौन किसने किया है, तो एपियानस ने किया है। अब प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। अब देखिए जितने भी आपको वर्णन करने वाले, ये भी आपको यवन लोग दिखेंगे, यवन इतिहासकार दिखेंगे, ग्रीक हिस्टोरियंस दिखेंगे आपको। क्यों? क्योंकि वहाँ जो है मगध साम्राज्य में बहुत निकटता आ गई थी। आप इंडो ग्रीक मतलब संबंध आपस में भारतीय और यवन लोगों के बीच में काफ़ी चाहे अब मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो गए थे। चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास द्वारा हो गई। उन्होंने 298 ईसा पूर्व में जो है वो समाधि ले ली थी और उपवास किया था, क्योंकि जैन धर्म की शिक्षा उन्होंने अपना ली थी और उन्होंने उसी के अनुसार समाधि ले ली। उपवास के द्वारा उनकी मृत्यु हो गई 298 ईसा में। तो अब बिंदुसार अगला टॉपिक है और अगला टॉपिक जो है बिंदुसार से हम लोग लेके आएंगे। छोटे छोटे टॉपिकों में हम लोग हिस्ट्री को कवर करेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग बना के पढ़ेंगे। और इसके लिए आप लोग क्या कीजिए कि एक एक पॉइंट को एकदम रट जाइए। मेरा बस यही प्रयास है कि हिस्ट्री को आपको एकदम घुटवा देना, बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंग तरीके से पीस कर पिला देना हिस्ट्री को। तो बस आप लोग हमसे जुड़े रहिए। नीडी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीडी क्लासेस का एक एक वीडियो आपसे मिस ना हो, बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियोज अच्छा लगे, पसंद आए तो आप वीडियोज को लाइक कीजिए।
अपना कीमती कमेंट जो है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और हम अगले वीडियो में बिंदुसार से शुरू होंगे। अगला जो पार्ट लेके आएंगे एंशिएंट का, उसमें बिंदुसार से हम एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।